पहलगाम आतंकी हमले पर बस अब से कुछ मिनटों में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह जो कि कश्मीर से आए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो दिल्ली में ही थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अमेरिका में थी वहां से आई हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये सब उसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर जाकर सिचुएशन का फर्स्ट हैंड रिव्यू कर चुके हैं। ग्राउंड जीरो से सारा इनपुट उनको दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि सरकार न सिर्फ इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का खात्मा करेगी, बल्कि पर्दे के पीछे से साजिश रचने वालों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यह सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कल कानपुर का और राजनाथ सिंह ने परसों लद्दाख का अपना दौरा रद्द कर दिया है। संकेत बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाली है और दिल्ली में रहकर प्रधानमंत्री मोदी सभी बड़े नेताओं के साथ इस सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। अब सरकार क्या फैसला ले सकती है, उसके सामने क्या क्या विकल्प हैं, सरकार के सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनमें से किस पर सरकार आखिर में जो है तय करती है आगे बढ़ना, ये सारी चीजें हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत सीनियर मेहमान हैं, देश विदेश की बातें आपको बताने वाले मेजर गौरव आर्या साहब हमारे साथ हैं, स्वागत आपका सर। और प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रदीप जी बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीसीएस की बैठक से जुड़ा जो भी अपडेट मुमकिन है वहां से निकाल पाना वो आपको देंगे। तो पहले एक बार रुख हम उन्हीं का कर लेते हैं। देवेंद्र, 6 बजे सीसीएस की बैठक शुरू होनी थी, इससे पहले रक्षा मंत्री एक बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट जो है वो दे चुके हैं। और एक खबर और है, मैं आपको बताऊं देवेंद्र के पास जाने से पहले, शाम 7 बजे भारत सरकार का आधिकारिक बयान इस पूरे आतंकवादी हमले पर जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल ऐसी बात होती है, मतलब क्या ऑप्शंस रखे जाते हैं उनके सामने? जी, सब लोग अपने अपने तरफ के ऑप्शंस रखते हैं। ओके। इसमें सौरभ जी जैसे कि एनएसए हैं, वो इंटेलिजेंस का इनपुट देंगे, वो डोभाल साहब बैठे हैं वहाँ पे। एंड फिर अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो इसमें डिप्लोमेटिक फॉलोआउट क्या हो गया, इसके ब्रीफिंग एस जयशंकर देंगे। फौजें कितनी तैयार हैं इसकी ब्रीफिंग देंगे अपने राजनाथ सिंह जी। इसमें फाइनेंशियल क्या कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, क्या स्टॉक मार्केट पे कुछ ऊंच नीच हो सकती है, कुछ फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो सकती है, इसकी ब्रीफिंग देंगे निर्मला सीतारमण जी। ओवरऑल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑब्वियसली इज द प्राइम मिनिस्टर। तो सीसीएस की मीटिंग, इससे बड़ा डिफेंस का और इससे बड़ा सिक्योरिटी का भारत में प्लेटफॉर्म है नहीं। ये दिस इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग फोरम। इसके ऊपर कुछ नहीं है, सीसीएस के ऊपर कुछ नहीं है। सीसीएस के ऊपर प्रधानमंत्री बैठते हैं और प्रधानमंत्री को मिला के सीसीएस के ऊपर कुछ भी नहीं है। और अगर सीसीएस बैठी है तो जाहिर सी बात है इट्स एक्सट्रीमली सीरियस। और ये क्या फैसला लेते हैं वी कैन ओनली गेस। कुछ ऑप्शंस हैं इनके पास, उसके ऊपर हम चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम से अभी, जैसे कुछ खबर में देख रहा था कि एनएसए ने भी एक ब्रीफिंग दी प्रधानमंत्री को दिन में, रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात की है, गृह मंत्री कल से बहुत हाई टॉप लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। इन सब से ये सीसीएस क्यों अलग होती है प्रदीप जी? नहीं, इन सब इसका मैं सिग्निफिकेंस समझना चाह रहा हूं। नहीं, सीसीएस इसलिए कि ये सब जो इनपुट मिल रहा है इसके आधार पर क्या पॉलिसी, क्या एक्शन लेना है, इसका फैसला सीसीएस कर सकती है। ये जो मीटिंग्स हैं ये इनपुट जुटाने के लिए, सबका क्या उनका असेसमेंट क्या है, अलग अलग क्षेत्रों की बात हो रही है। आर्मी का अलग होगा, एयरफोर्स का अलग होगा, नेवी का अलग होगा, इंटेलिजेंस का अलग होगा, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में होम मिनिस्टर बताएंगे, वो अलग होगा। ये और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पूरी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बारे में बताएंगे। क्या किस तरह के रिपरकशंस हो सकते हैं अगर हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एलओसी क्रॉस करते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। तो ये सब को मिलाकर प्रधानमंत्री के सामने एक तस्वीर रखी जाएगी, ऑप्शंस रखे जाएंगे। मुझे लगता है मतलब सीसीएस में जो होता है कि ये ऑप्शन है हमारे सामने। देवेंद्र, ये हम पूछूं कि इसमें क्या आर्मी सेना प्रमुख भी होते हैं, इसमें बुलाए जा सकते हैं। ऑलराइट, वो फर्स्ट हैंड आपको प्राइम मिनिस्टर के सामने दे सकते हैं। हाँ, तो अगर प्राइम मिनिस्टर को लगा या सीसीएस को लगा कि इनपुट की ज़रूरत है, यहाँ बुलाने की ज़रूरत है, डिस्कस, वो जनरली होता है जब आप एक्शन के बारे में धीरे धीरे कोई कॉन्क्रीट नतीजे पर पहुँच जाते हैं। तो ये कैसे होगा, प्लानिंग कैसे होगी, कौन लोग करेंगे, ये सब जो लॉजिस्टिक्स का मामला है या एक्शन का मामला है वो फिर सेना देखती है। तो सेना की, अगर सेना प्रमुख को बुलाया गया है तो आप मानकर चलिए कोई एक्शन होने जा रहा है। उसके बारे में
पॉलिटिकल लेवल पे फैसला हो चुका है। है और क्योंकि इसके ठीक 1 घंटे के बाद 7 बजे तो आपको एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करनी है, ये भी अहम है सर, एक फॉर्मल सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आएगा जो अभी तक नहीं आया। जी, बहुत अहम बात है। जहाँ तक सीसीएस की बात है, आपने पूछा था कि आर्मी चीफ वगैरह, एवरीबडी इज ऑन स्टैंड बाय राइट नाउ। सबको बोल दिया है, आर्मी चीफ, सीडीएस, नेवी चीफ, एयर चीफ, जितने भी लोग हैं, जितने भी चीफ्स हैं फोर्सेस के, पूरा इंटेलिजेंस एपरेटस, चाहे वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो एनआईए हो, एवरीबडी इज ऑन स्टैंड बाय। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मीटिंग का हिस्सा है, वो मीटिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो स्टैंड बाय पे हैं आसपास। दे कैन बी कॉल्ड एनी टाइम, और जब सीसीएस बुलाएगी दे आर रिक्वायर्ड टू बी देयर इन 2 मिनट्स कि साहब आप आइए और बैठिए, हो ना हो आसपास ही हो वो लोग सब के सब, क्योंकि फैसला लेते हैं। देन अच्छा, ये जो आपने मीटिंग्स की बात बोली, और इसमें सबने ब्रीफिंग दे दी, सबने बता दिया कि साहब ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, तो दे हैव गॉट सर्टेन इनपुट्स। अब इनको मिली है इनपुट, इस इनपुट के बेस पे, जैसा सर ने बताया, इनपुट के बेस पे फैसला लिया जाएगा। और ये हार्ड पावर के फैसले होते हैं जो सीसीएस लेती है। मैं आपको ये भी बता दूं, जनरली सीसीएस के जो फैसले होते हैं, दोज हैव टू डू विद हार्ड पावर। इसका मतलब ये नहीं कि, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी का ये फैसला यहां से नहीं आ सकता, मैं वो नहीं कह रहा, बट सीसीएस को बनाया इसलिए नहीं गया है, सीसीएस बनी इसलिए है कि हार्ड पावर के फैसले लें। अभी ग्राउंड पर आपने क्या करना है? मतलब जो, अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं, सीसीएस उन मैटर्स के साथ डील करती है जो कि काइनेटिक हैं, जिसमें खून खराबा होता है, काइनेटिक टाइप के, उसमें डील करती है सीसीएस। मैं ये नहीं कह रहा कि सीसीएस और चीजों में डील नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन प्राइमरीली उसका रोल यही है, हार्ड पावर का। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि मीटिंग बस शुरू होने को है और सारे लोग जो इस बैठक में जिनको पहुंचना था, गृह मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जाने पर जब छोड़ने की बात कही जाती है तो वहाँ पैर कांपने लगते हैं। तो इस समय क्या हालत होगी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और सरकार की, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सर। देखिए, ऐसे किसी भी एक्शन में सबसे बड़ा वेपन होता है सरप्राइज का। तो मुझे नहीं लगता नी जर्क रिएक्शन होगा कि वहाँ सीसीएस की बैठक से निकले और कोई हमला हो गया, इस तरह का नहीं होने वाला। प्लान करके टाइमिंग जो है वो सरकार तय करेगी। सरकार मतलब सीसीएस में जो लोग भी शामिल रहे होंगे, जो शामिल हैं वो सब लोग तय करेंगे, और कैसे करना है ये भी तय करेंगे। ये भी तय हो जाएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और हम इम्पैक्ट क्या चाहते हैं। कितना हमने दो एक्शन करके देख लिए, सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो ये समझ में आ गया कि ऐसी स्ट्राइक्स का, ऐसे एक्शन का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहे, अब ऐसा एक्शन होगा, और ऐसा एक्शन जो है कोई इस तरह का कोई कोवर्ट एक्शन नहीं हो सकता, कोई कोवर्ट ऑपरेशन नहीं हो सकता है। वो जो हार्डकोर की बात कर रहे हैं मेजर साहब, वो उस तरह का बड़ा एक्शन होगा। क्या होगा हम लोगों को सर, एक पता चीज नहीं मैं और है। सुन रहा हूं इस बार जो पिछली बार से अलग है। मतलब ऑब्वियसली जो आप जैसे जानकार लोग जो बताते हैं कि पाकिस्तान जैसा अगर आपका पड़ोसी हो तो उसको साथ कैसे डील करना चाहिए, इस बार जो भी एक्शन हो इट हैज टू बी वेरी विजिबल, जो नजर आए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हर समय हमारे ही लोग शक जताते हैं, उसको पाकिस्तानी मीडिया पिकअप करता है, फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, चाहे उनके मंत्री हों चाहे जनरल्स हों, फिर कहते हैं कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बालाकोट में करा के कुछ हुआ ही नहीं, वहां पे तो 4-5 पेड़ गिर गए, 2-3 कौवे मर गए, और यहां से ही अपने नवजोत सिंह सिद्धू ने ये शुरुआत करी थी। शुरुआत उन्हीं ने करी थी इंडिया से। अब इशू ये है कि अगर ये चीज विजिबल हो, जो कि आपके ड्रोन्स, आपकी सैटेलाइट इमेज कैप्चर करे कि ये हो रहा है, सबके सामने हो, पब्लिक हो, तब वो पनिशमेंट होती है। अगर आपको किसी की बेइज्जती करनी है तो बंद कमरे में बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती खुलेआम होती है। तो ये पाकिस्तान को इस बार सिर्फ पाकिस्तान को चोट नहीं पहुंचानी है, पाकिस्तान का जो औपचारिक तंत्र है, उसकी फौज जो है, उसको मारना है और पब्लिकली उसकी बेइज्जती करनी है कि पाकिस्तान की जो जलालत है पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीम हो कि ये हमने तुम्हारे साथ करा है। देन इट विल हैव एन इम्पैक्ट। ये चुपचाप जाके जैश ए मोहम्मद के 300 लोग मार दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आई डोंट थिंक इट हैज वेरी लिटिल यूटिलिटी, बहुत कम है। वो आपने 300 मार दिया, उनके 3 लाख बैठे हुए हैं, उनके 30,000 मदरसे हैं ना उनके पास रजिस्टर। सर, जब हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ ही जो कमेंट्री हो रही है एक्सपर्ट्स की, मैंने उसमें जो कुछ बातें सुनी और निकाली, हमारे पास 4-5 उदाहरण हैं। हमने पास्ट में हमलों से, आतंकवादी हमलों का क्या जवाब दिया है। आपने अभी 2014 के बाद 2015 में जो
म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसको आपने ओन किया पब्लिकली, जो यूजुअली हम नहीं करते थे। फिर आपने 2019 में एयर स्ट्राइक करी, वो भी एक फर्स्ट था कि एक वो कारगिल जैसा मौका हो, वो वैसे हालात भी नहीं थे, जबकि ये काम तो हमने कारगिल में भी नहीं किया था कि वहां जाकर के हमने कोई बॉम्बिंग की हो। हमने वो करके दिखा दिया। लेकिन हमारे पास पीछे के कुछ उदाहरण हैं। हमने पार्लियामेंट अटैक पे भी कोई हमला नहीं किया था, हमले की तैयारी की थी। हमने मुंबई के 26/11 हमले पर भी कुछ नहीं किया था, बस दुनिया भर को बताया था कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है। इस हमले का भी, इस आतंकवादी हमले का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इन टेम्पलेट्स में से कुछ भी है ऐसा जिस पर हम सोच सकते हैं कि ये ठीक उदाहरण है उस टाइम जो हमने किया था, या इस सबसे ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा? नहीं, ये सब जितने एक्शंस हुए हैं या नहीं हुए हैं बहुत छोटे हैं। ये जो हुआ है पुलवामा में, ये एक तरह से वॉर डिक्लेयर किया है पाकिस्तान में, पहलगाम में जो हुआ। तो उसके बाद जो है आपको जवाब उसी तरह से देना होगा। हमें देना तो 26/11 के बाद चाहिए था, जो नहीं दिया। तो इसलिए जो है इस बार जो कुछ होगा, जैसे मैं रिटायर्ड जनरल वीपी मलिक को सुन रहा था जी, उन्होंने कहा था, वो कह रहे थे कि तीनों सेनाओं का इस्तेमाल होना चाहिए। भारत को तैयारी करनी चाहिए एक्शन के लिए, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों का इस्तेमाल होना चाहिए और बड़ा अटैक होना चाहिए। जैसे मेजर साहब कह रहे थे कि वो दिखना चाहिए। दिखना चाहिए का मतलब है, जो दूसरी बात उन्होंने कही कि बेइज्जती जो है बंद कमरे में नहीं होती है, बाहर होती है। तो पाकिस्तान की बेइज्जती कैसे होगी? जब उसकी आर्मी पर अटैक होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप 100, 200, 300 आतंकवादी मार दीजिए, उनके लॉन्च पैड जो है आतंकवादियों के वो ध्वस्त कर दीजिए, उस सब का कोई असर नहीं होने वाला, और वो सब बेकार की एक्सरसाइज है। अगर वो करना है तो करना भी नहीं चाहिए। ऐसा एक्शन जिससे पाकिस्तान का जो मर्म है, यानी पाकिस्तान की आर्मी, उसको तकलीफ पहुंचे, उससे कम कोई भी एक्शन जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं। इसका क्या मतलब है? हम युद्ध के लिए तैयार रहे पाकिस्तान से, फुल फ्लेजेड वॉर के लिए? मैं फुल फ्लेजेड वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लिमिटेड स्ट्राइक्स आपको करनी पड़ेंगे। देखिए, हम लोग आर्मी में एक चीज़ कहते हैं कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज। हर एक चीज़ का एक दाम होता है और हर एक चीज़ का ना एक असर होता है। तो पाकिस्तान ने अगर फॉर एग्जाम्पल पुलवामा किया, वो तो पाकिस्तानी स्टेट के ऑर्डर थे, ISI के ऑर्डर थे। आपने पुलवामा करा, 40 हमारे भाई CRPF के वीरगति को प्राप्त हुए, राइट? पाकिस्तान को उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा? कुछ भी नहीं। उड़ी का अटैक हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान ने क्या खामियाजा भुगता? वो तो देखिए, जो आतंकवादी मारे हमने सरहद पार जाके, चाहे हवाई जहाज से मारे, चाहे हमारे स्पेशल फोर्सेस वाले गए, पैरा SF वाले, वो तो आतंकवादी वैसे ही मरने के लिए तैयार थे। वो तो मरने के लिए ही आते इंडिया। आपने इधर नहीं उधर मार दिया, उससे क्या फर्क पड़ा? क्या पाकिस्तानी स्टेट को रत्ती भर का असर पड़ा? क्या पाकिस्तानी फौज को, जो कि पूरे स्टेट को चलाती है, तंत्र को चलाती है, क्या उसको फर्क पड़ा? दे डोंट केयर, क्योंकि उनका आप नुकसान करा ही नहीं आपने, क्योंकि आपका एम नहीं था। ये बराबरी भी नहीं है कि हमारा फौजी मरे और उनका किराए का टट्टू मरे। यस, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा कोई मेजर यहाँ पे या कोई भी हमारा नागरिक, फॉर एग्जाम्पल वाई अ मेजर और अ कर्नल, आई एम सेइंग, कोई भी हमारा नागरिक हो जो कि नॉन मिलिट्री हो, सिविलियन भी हो, वो क्यों मरे और क्यों ऐसा पाकिस्तान समझता है? क्योंकि हमने ना पाकिस्तान को कभी मैसेज नहीं दिया। मैं आपको अभी बता रहा हूं, जिस जबान में पाकिस्तान समझता है, हमने 78 साल में पाकिस्तान को वो मैसेज दिया ही नहीं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। एक मेन्यू होता है ना, आप ये ऑर्डर करिए, इसका ये दाम है। मेन्यू कार्ड हमने दिया ही नहीं पाकिस्तान को कभी। आपको मेन्यू कार्ड पकड़ाना पड़ेगा। एयर स्ट्राइक को भी आप उस कैटेगरी में नहीं रखते? एयर स्ट्राइक में आपने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के 300 लोग मारे। जैसा मैंने आपको बताया, 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में। मैं इलीगल की बात नहीं कर रहा, जो रजिस्टर्ड हैं। 30,000 मदरसे में हर एक मदरसा एक साल में एक अपना जिहादी भेजता है भारत में। 100 साल तक लड़ेंगे, क्या हो गया उनका? पर यहां अगर आप ये कहते हैं कि हमारी आर्टिलरी स्ट्राइक करेगी पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, जो उनके 25-30 किलोमीटर के दायरे में उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर हैं, या हमारे पिनाका जाएंगे और उनके डिव हेडक्वार्टर को स्मैश करेंगे, जहां पे पाकिस्तानी फौजी, देखिए बहुत जरूरी है, अगर आप शांति चाहते हैं कश्मीर में, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ खून बहना जरूरी है, उसके बिना होगा नहीं। जब तक ये पाकिस्तानी पंजाबी फौज है, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचेंगी,
वहां से रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं आएंगी। जब तक उनको सेंस ऑफ पर्सनल लॉस नहीं होगा, कश्मीर जलता रहेगा। और यह बात मैं दसियों सालों से कह रहा हूं, आप गलत चल रहे हैं। आपका पूरी काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी जो है आपकी बड़ी लिमिटेड है। वहां से वो लोग भेजते हैं पाकिस्तान से आतंकवादी, वो कश्मीर में आके लोगों को मारते हैं। हम कश्मीर में ही उन आतंकवादियों को निपटा देते हैं। हर साल हम 100 मारते हैं, हर साल 100 आते हैं, फिर मारते हैं, फिर 100 आते हैं, एंड दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग एवरी ईयर। वो तो नल है ना आपका, वो नल रावलपिंडी में है, वो नल श्रीनगर में नहीं है। आपको जाके रावलपिंडी से वो नल बंद करना पड़ेगा। नल मतलब जहां से पानी बहता है वहां से आतंकवादी बह रहे हैं। जो आतंकवाद का जो नल है आपको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, वो यहाँ पे है नहीं, वो पाकिस्तान अब इसका में है। जवाब मैं जो हमारे यहाँ पर शांति चाहने वाले जी, जी, ज्यादातर लोग बताइए ना। बोलते हैं, जी, जी, कहते हैं, बताइए। आप तो यू आर प्लेइंग इनटू पाकिस्तान हैंड्स। वो तो चाहता ही है, उसने करवाया कि उकसाने के लिए कराया कि तुमको आ चला मिलते नहीं, हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को नॉलेज नहीं है, उन लोगों को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान ये ऐसी फालतू की बकवास करते हैं, दे हैव जीरो नॉलेज कि पाकिस्तान तो चाहता है। उनको कैसे पता पाकिस्तान ये चाहता है? उन्होंने पीएचडी कर रखी पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ऐसा चाहता है। ये झूठ बोलते हैं लोग, ये झूठ बोलते हैं, अपना एजेंडा अपना नैरेटिव चलाते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान इसलिए करता है क्योंकि कभी आप पाकिस्तान को जवाब नहीं देते। आपने आज तक पाकिस्तान को ढंग से जवाब नहीं दिया। आप पाकिस्तान को जवाब दीजिए, पाकिस्तान कभी नहीं करेगा दोबारा। पाकिस्तान देखिए, ये लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। साहब 1998 में टेस्ट हुए थे, भारत ने भी करे, पाकिस्तान ने भी। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल करा। क्या भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे? हमारे पास तो 74 से हैं वैसे बाय द वे, लेकिन क्या भारत के पास 1999 में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे? थे। पाकिस्तान चढ़ दौड़ा ना कारगिल पे। पाकिस्तान ने सोचा कि आप न्यूक्लियर पावर हैं। ये सब हवा बनाते हैं यहां पे कि पाकिस्तान यही चाहता है। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि जो कहते हैं कि पाकिस्तान यही चाहता है कि आप रिटेलिएट, मैंने बोला आपको कैसे पता यार? आपको कैसे पता पाकिस्तान क्या चाहता है? जब तक आप पाकिस्तान को टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप पानी को खौलाएंगे नहीं, आपको कैसे पता पाकिस्तान को क्या चाहता है? वो भी तो रोटी खाते हैं, पाकिस्तानी भी तो रोटी खाते हैं। कि पाकिस्तानी को काटो तो खून नहीं निकलेगा, शहद निकलेगा अंदर से। आप काट के तो देखो। ये गलत चीज मांग रहे हैं साहब, ये गलत चीज मांग रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पे कोई जज्बाती होने वाली बात नहीं है, इमोशनल होने वाली बात नहीं है। हम लोग मांगते ही गलत चीज है कि आप आतंकवाद बंद करिए। नहीं, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए या मुझे? हमें चाहिए जनरल आसिम मुनीर का सर। कोई जाए तलवार से उसका सर काट के लाए भारत। शांति के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और ये जो आपके फिफ्थ कॉलमिस्ट ये ज्यादा सख्त भाषा या नेक्स्ट लेवल वो तो नहीं है। आप फिर जाके उसकी विधवा को समझा दीजिए जिसके पति को गोली मार दी कि ये भाषा सख्त है कि नरम है। आप जब तक उनको, आप एक बात बताइए, यहां पे हम लोग कहते हैं कि यहां पे हमारे अननोन गनमैन है, कहते हैं हम लोग अननोन गनमैन है हमारे। अब किसी को नहीं पता अननोन कौन है, लेकिन हां जो कश्मीर में जिन्होंने सो कॉल्ड जिहाद करा है उनको निपटा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं अननोन गनमैन का टारगेट ही गलत है। 5 कोर कराची में है, पाकिस्तान की आर्मी का 5 कोर कराची में है। कराची में 5 कोर के दरवाजे से बाहर आते हैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कैंटोनमेंट में। आप उनको टारगेट क्यों नहीं कर रहे? अगर आपके हैं ये, अगर अननोन गनमैन आपके हैं तो गनमैन को बोलो कि तुम्हारा टारगेट ही बेवकूफी का है। लश्कर तैयबा हमारा दुश्मन नहीं है भाई, जैश ए मोहम्मद हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन पाकिस्तानी आर्मी है। दुश्मन को समझना पड़ेगा। आप कराची की सड़कों में उसके दुश्मन को क्यों नहीं टारगेट करते जो हमारा दुश्मन है? ठोकिए और पैसा लगाइए। कप्तान के 10 लाख रुपए, मेजर के 20 लाख रुपए, लेफ्टिनेंट कर्नल के 30 लाख रुपए, कर्नल के 50 लाख रुपए, और अगर आपने 2 स्टार जनरल को निपटाया या ब्रिगेडियर को निपटाया 1 करोड़ रुपए। आप पैसा दीजिए। पाकिस्तान में तो गनमैन बैठे हुए हैं, आपको कोई अज्ञात विज्ञात कुछ नहीं, वो खुद ही निपटा देंगे पैसे के लिए। पाकिस्तान को कीमत पता चलनी चाहिए मोटे तौर पे। देयर आर्मी मस्ट ब्लीड, द पाकिस्तानी आर्मी मस्ट ब्लीड, यू मस्ट ब्रेक द स्पाइन एंड पुट देम इन अ व्हील चेयर। तब जाके पाकिस्तान काबू में आएगा। ये हमने निंदा कर दी और हमें बड़ा बुरा लगा, दे दी। चेतावनी वेतावनी की जीरो वैल्यू है। मुनीर का सर काट के लाओ, तब जाके शांति चाहते हैं ना। खून बहता है भाई साहब, खून बहेगा, वो पाकिस्तान में बहेगा, भारत में बहेगा, ये चॉइस आपकी है। अभी आप कह रहे थे कि ये लोग सब इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल फूल्स हैं। कौन? जो ये शांति की बात करते हैं कि ये पाकिस्तान तो यही मैं ये नहीं कह रहा इमोशनल फूल्स हैं, हाँ। मैं ये कह रहा हूं इनको नॉलेज नहीं है। नहीं, अब मैं आपसे ये पूछूं, आप इमोशनल तो होके तो ये बातें नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो आप कोल्ड लॉजिक पर बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कोल्ड लॉजिक नहीं, मैं कैरेक्टर पे बात कर रहा हूं। मैं फौजी हूं, मुझे सिखाया, जब हम गए थे फायरिंग रेंज पे लिखा है 1 गोली 1 दुश्मन। मेरा डी फैक्टो रिस्पॉन्स ये नहीं है कि इंडस वाटर का पानी बंद कर दो। ये मेरी ट्रेनिंग ये नहीं कहती कि इंडस वाटर का पानी बंद कर दो। मेरी ट्रेनिंग ये कहती है कि पाकिस्तानी की सांस बंद कर दो। मैं आपको अपनी ट्रेनिंग, अपनी तरबियत के हिसाब से बातचीत कर रहा हूं। आपने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया क्योंकि मैं फौजी हूं, मैं तो यही बात करूंगा ना, खून खराबे की। मैंने कौन सा गांधी जी का चरखा चलाना है?
मेरी तो ट्रेनिंग है ही नहीं, मेरी तो ट्रेनिंग है उसको मार दो, उसको काट दो, उसको उड़ा दो। मुझे यही सिखाया है फौज में। व्हाट डू? वी किल द एनिमीज ऑफ द स्टेट। जो भी भारत का दुश्मन होगा हमें उसको मारना है, कहानी खत्म। सिंपल लॉ। आर्मी का जनरल से लेकर आर्मी का सिपाही, राइट, जनरल साहब थोड़ा सा उनका एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है, वो बात करेंगे 30,000 किलोमीटर पे, मुझ जैसा कंपनी कमांडर बात करेगा 300 मीटर पे, पर इंपैक्ट वही है। कैसा होना चाहिए? मेजर साहब ने बड़े क्लियर शब्दों में क्या भारत को करना चाहिए वो बताया। प्रदीप सिंह जी की राय भी वही है कि ये इसका खामियाजा पाकिस्तान की सेना भुगते। ये आतंकवादियों को, टेररिस्ट कैंप्स पर हमले से पाकिस्तान को दर्द नहीं होता, उसकी फौज को दर्द नहीं होता। इनको जो भेजता है उस पर कभी हमला नहीं हुआ और पाकिस्तान ये जानता है कि भारत ने आज तक ऐसा किया नहीं है, तो हमें वो कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। मैं देवेंद्र के पास जाना चाहता हूं। देवेंद्र, आपके सिक्योरिटी अपैरेटस में हमारे पॉलिटिशियंस के बीच में टॉप लेवल पर बातचीत होती रहती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो हमने अभी कर दिया कि आपकी जो ट्रेनिंग है मैं उसी पे वहीं से आके बोलूंगा, लेकिन कोई नॉन मिलिट्री ऑप्शन इस वक्त विकल्प नहीं है, असल विकल्प जो हमारे सामने हो, जो है वो हार्ड मिलिट्री ऑप्शन सारे जैसे अभी ये बात हुई कि इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर दे भारत। ऑप्शंस टेबल पे सारे होंगे, सवाल यह है कि इफेक्ट क्या होगा। मेरा वही सवाल है, जो मेजर साहब ने बात कही थी उसी को शब्द बदलकर मैं कह रहा हूं कि ये भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को तय करना है कि लाशें सरहद के उस पार गिरेंगी या इस पार गिरेंगी। अगर उस पार गिराना है तो उसके लिए रिस्पॉन्स अलग होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, चलता रहता है, हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, फिर बीच में हो जाता है, इसी तरह से चलता रहेगा, पाकिस्तान तमीज में कैसे आएगा? जो मेजर साहब ने बताया, आर्मी जो इस समस्या की जड़ है, जड़ पर जब तक आप अटैक नहीं करेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच में समस्या पाकिस्तान की आर्मी है। कश्मीर समस्या नहीं है, आतंकवादी समस्या नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी जब तक रहेगी समस्या तब तक रहेगी, और पाकिस्तान की आर्मी की आप जब तक रीढ़ नहीं तोड़ेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे जितने ऑप्शंस रख लीजिए, आप जो है वहां से अपना जो चाहे हाई कमीशन बंद कर दीजिए, यहाँ उनका बंद कर दीजिए, ये सब, इन सब बातों से कुछ नहीं होता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पाकिस्तान कह रहा हूं तो पाकिस्तान आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए ना, जब आसिम मुनीर बोल रहा था तो उनका प्रधानमंत्री बैठा हुआ था, हिम्मत हुई कुछ बोलने की उसकी कि इस तरह की बात मत बोलिए, या उसके बाद कोई सफाई दी। इसका मतलब जो आसिम मुनीर कह रहा है वो कह रहा है कि ये देश हम चला रहे हैं। गलतफहमी में मत रहो कि प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए तो तुम सरकार चला रहे हो, देश चला रहे हो, और जैसे हम चाहते हैं वैसे चलेगा। और उसकी क्या आइडियोलॉजी है बड़ा साफ साफ बता दिया, और उस आइडियोलॉजी में एक कंटिन्यूटी है, मुस्लिम सोच की एक कंटिन्यूटी है जो 150, 200, 800, 1000 साल से दिख रही है। तो जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। चलिए, मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूं जो अनडिस्प्यूटेडली, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे साथ जितनी जंगें लड़ी ज्यादातर में तो वो माना ही नहीं कि हमने वो हारा है, लेकिन एक जो अनडिस्प्यूटेड है कि भाई 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया। अब इसके पास तो, इसका तो कोई बहाना उसके पास हो नहीं सकता है। इसका भी है। हाँ। नहीं तो इसके बाद क्या पाकिस्तान आया था लाइन पर? पाकिस्तान कुछ समय के लिए आया था, लेकिन देखिए 2 चीजें हुई, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। 1971 में पाकिस्तान जंग हारा, सरेंडर हुआ, 53,000 वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, पाकिस्तान के अंदर एक कू हो गया जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जो कि जियाउल हक ने दी थी। जियाउल हक बन गया दुनिया के लिए पराया कि तुम गलत आदमी हो, तुमने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को टांगा है, तुम बुरे हो, हम तुमसे बात नहीं करते। 1979 में रशिया ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान इन्वेड करा, ये प्रपोजल लेकर गया अमेरिकन को कि आप हमें फंड करिए, हम रशिया के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर लड़वाएंगे। तो यहां से शुरू होती है एक्सेप्टेबिलिटी अमेरिकन लीडर्स की टुवर्ड्स द किलर हु वाज द प्रेसिडेंट। ठीक है साहब, ये जब हुआ ना, इसके बाद तो जब हम बात करते हैं 71 की, 71 को तो गोल कर दिया उन लोगों ने, 71 को। हाँ, वो लेकिन साजिश करी थी भारत ने, हम तो लड़ना चाहते थे लेकिन भुट्टो ने ये कर दिया, किसी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कुछ हो गया। देखिए पाकिस्तानी जो दिमाग है ना, इसीलिए पाकिस्तान में ये आमरियत
चलती है, पाकिस्तान में डिक्टेटर चलते हैं, क्योंकि वहां के लोग या तो वहां की पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है। आप उनको कोई भी चूरन चटाइए, आप इनको कोई भी स्टोरी सुनाइए, पाकिस्तानी कान के बड़ी कच्ची कौम है ये, आप उनको कुछ भी सुनाओ मान लेते हैं। आप बोल के तो देखिए उनको कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है। साजिश किसके खिलाफ होती है? जो इंपॉर्टेंट आदमी होता है। भाई आप ये थोड़ा ना बोलेंगे मैंने भिखारी के खिलाफ साजिश कर दी, आप तो ये बोलेंगे भाई हम, हाँ अंडरस्टूड, ठीक है साहब, हमारे खिलाफ साजिश हुई, वरना हम इंडिया को नहीं छोड़ते, वरना हम ये नहीं करते, वो उसी में खुश हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आज पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मैंने दिन भर से बहुत सारा पाकिस्तानी मीडिया जो है उसकी कमेंट्री सुनी है। एक सवाल, बहुत सारी बातें मैं जो अब रेलिवेंट हैं जिस मकाम पे हम खड़े हैं वो पूछ रहा हूँ। उन्होंने एक ने कहा कि भारत को क्या लगता है पाकिस्तान की फौज सोई हुई है या हमारे जहाज खराब पड़े हुए हैं, हमारे जहाज स्टैंड बाई पे हैं इस वक्त? देखिए मैं एक बात आपको बताऊं छोटी सी। इनके जनरल बाजवा थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल बाजवा का एक बयान है जो बड़ा वायरल हुआ। जनरल बाजवा ने बोला कि हमारे पास टैंक में डालने के लिए तेल नहीं है, और ये बड़ा वायरल हो गया था उसका बयान जनरल बाजवा का। और लोग जिनके सामने दिया उन दे केम ऑन सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, दे सेड कि हमारा जनरल तो ये बोल रहा है। तो ये आप देखेंगे जितने भी बयान हैं सारे सिविलियंस ने दे रखे हैं। आप बताइए किसी फौजी ने बयान दिया हो, किसी जनरल ने बयान दिया हो। फौजी सिर्फ ये बोलेगा वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू काउंटर द एग्रेशन, इससे ज्यादा फौजी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम बोलेंगे इंडिया सीरियसली लेगा। बाकी इन लोगों को जैसे शेख रशीद था कि पाव किलो के बम वाला, तो ऐसे पाकिस्तान ने लोग पाल रखे हैं भोंपू टाइप के कि तुम कुछ भी बोलते रहो, ठीक है, तो वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इनको। अच्छा, एक ने कहा कि मोदी अमेरिका को ये दिखाना चाहता है, मतलब भारत पर हमला करके, पाकिस्तान पर हमला करके मोदी ये बताना चाहता है अमेरिका को कि भाई तू इस इलाके का ठेकेदार मुझे बना, मैं हूं यहाँ का, इस रीजन का हेड, तू अपनी दुनिया देख, ये मेरा इलाका। नहीं, ये मतलब अब वही जो मेजर साहब ने कहा कि अनपढ़ जाहिल लोग हैं, उनको इसका मतलब न तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी समझ में आती है, न तो विदेश नीति समझ में आती है। भारत की आज ये हैसियत नहीं है कि अमेरिका या रूस या किसी के सामने जाए और कहे कि हमको ये बना दो। भारत आज बराबरी के स्तर पर बात करता है। इसका ठीक उल्टा हुआ। आप अभी जब प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद, तो बांग्लादेश पे सवाल पूछा गया। हाँ। तो ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने यही बात बोली जो हमारे दोस्त क्या बात, मोदी उसका He will deal with it, ख्याल रखने बांग्लादेश। के लिए काफी है, देख लेंगे कि मतलब हमको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। आज जो विश्व समुदाय है, मुझे लगता है उनका दौरा खत्म हो रहा है, तो वो जाते जाते एक स्टेटमेंट देना चाहते थे, क्योंकि भारत ने उनकी मेजबानी की है कि मेरा दौरा अच्छा रहा, लेकिन ये बड़ी दुखद घटना इस बीच हुई और अमेरिका जो भी और हम मदद करेंगे ये बात वो मदद कैसी है वो भी मैं गेस कर सकता हूं कि कौन सी मदद की बात कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस, ओके, इंटेलिजेंस, सब कुछ। अमेरिका ये नहीं कि अपने फौजी उतार देगा, काम तो हमें ही करना है, लेकिन अमेरिका भारत को इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैटेलाइट इमेजेस, ये सारी की सारी चीजें बहुत काम की है। जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वो ठीक है। ये पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि ट्रंप तो भारत की मदद करेगा। देखिए वो ठीक है, वो पाकिस्तानी जो भी कहें वो इरेलेवेंट है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, चीन ने ये बोला है कि हम कंडेम करते हैं, चाइना से औपचारिक बयान आ गया, रशिया से औपचारिक बयान आ गया, अमेरिका से औपचारिक बयान आ गया, डॉक्टर जयशंकर ने फील्डिंग सेट कर दी है। बॉलिंग करनी है ना मोदी जी को, तो पहले जयशंकर साहब ने फील्डिंग सेट कर दी। वहां से बयान, यहां से बयान, यहां से बयान। बयान का क्या मतलब है? बयान का यह मतलब है कि क्या डॉक्टर जयशंकर ने वहां पे रशिया में जो वहां के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सर्गेई लाव्रोव, क्या उनसे बात नहीं करी होगी कि आपका क्या रिएक्शन रहेगा अगर हम कुछ करते हैं लिमिटेड? ये सारी की सारी चीजें सीसीएस में डिस्कस होंगी कि आपका क्या रिएक्शन होगा अगर हम इतना करें बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। ज्यादा नहीं करना, लेकिन जाके 100-200 पाकिस्तानी फौजी टपकाने। आर यू ओके विद दैट? वी विल इंश्योर इट डज नॉट गो आउट ऑफ हैंड। बट ये सारी बातें कर रहे हो, कैन वी इंश्योर इट विल नॉट गो आउट ऑफ हैंड? इट शुड गो आउट ऑफ हैंड, वी शुड इंश्योर इट गोज आउट ऑफ हैंड रादर देन इंश्योरिंग अदरवाइज। बट हाँ, दुनिया को ब्रीफ करने के लिए तो आप कह ही सकते हैं कि वी विल इंश्योर। ये कैसे कहेंगे? देखिए साहब, एक बार सौरभ भाई ये चीज हाथ से बाहर निकल जाने दीजिए। बहुत जरूरी है कि हाथ से बाहर निकल जाए चीज, अनकंट्रोलेबल हो जाए, कि खौफजदा दुनिया हो कि अब चला वेपन, तब चला वेपन। ये बहुत जरूरी है, वरना ऐसे लोग मरते रहेंगे। और हम सरकार क्या कर रही है कि चलो मैनेज कर लिया आपने, प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, आपने सीटी बजा दी, एक बालाकोट की सीटी बनी, एक सर्जिकल स्ट्राइक की सीटी, दाल गल गई, चलो। लेकिन बात यह कि अटैक तो फिर भी हो रहे हैं।
अटैक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसका मुकम्मल पूरा इलाज हुआ ही नहीं है. देयर नीड्स टू बी अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस एंटायर नॉनसेंस वंस एंड फॉर ऑल. और वो तभी होगा जब पाकिस्तानी टेलीविजन पे ना, और इंडियन टेलीविजन पे और ग्लोबल टेलीविजन पे टेलीविजन की इमेजेस चलेंगी, टीवी में आ रही हैं इमेजेस, ठीक है, कि ताबूत पे ताबूत पे ताबूत पे ताबूत पाकिस्तानी फौज के गांव जा रहे हैं. तब जाके मामला ये थोड़ा सा शांत होगा कुछ सालों के लिए. मानिए मेरी बात, यही होना चाहिए. इसके अलावा कुछ नहीं होगा. आप इंडस वाटर का पानी बंद कर दें, ये उससे फौज को फर्क पड़ रहा है. लोग पाकिस्तान के परेशान हो जाएंगे, विच आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद, आई डोंट केयर अबाउट देम. लेकिन क्या पाकिस्तान आर्मी, जो हमारा एम है पाकिस्तानी आर्मी को चोट पहुंचाना, उसको फर्क पड़ेगा? आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दीजिए पाकिस्तान से. पाकिस्तानी फौज को क्या फर्क पड़ रहा है? वो क्या हम पे डिपेंडेंट हैं? क्या हम उनको पैसा देते हैं कि उनको बड़ा? हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप को फर्क पड़ेगा, जो डिप्लोमेसी करते हैं उनको फर्क पड़ेगा. पाकिस्तानी आर्मी को फर्क नहीं पड़ेगा. पाकिस्तानी आर्मी को कब फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो फौज है. देखिए, फौज का इलाज फौज के पास होता है, यह आपको बात माननी पड़ेगी. किसी भी फौज का इलाज दूसरी फौज के पास है. फौज का जवाब ही फौज है. फौज का जवाब डिप्लोमेसी नहीं है. हम लोग गलत जवाब दे रहे हैं. लेकिन खून तो हमारा भी बहेगा. बिल्कुल बहेगा. अब नहीं बह रहा. ये जो 27 लोग चले गए, किसका खून था? ये हमारा खून नहीं था. अभी तक कश्मीर में, आप कभी नेशनल वॉर मेमोरियल गए होंगे? नेशनल वॉर मेमोरियल 25,000 से ज्यादा वहां पे नाम लिखे हैं, और ब्लैंक वॉल्स भी हैं वहां पे खाली, कि आगे भी इस पे नाम लिखे जाएंगे. देयर आर ब्लैंक वॉल्स एट द नेशनल वॉर मेमोरियल. वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रॉमिस है आपको, मुझे, कि हमारे और कितने लाखों नाम लिखे जाएं, लेकिन ये देश सुरक्षित रहेगा. मैं आपसे पूछता हूं, वहां पे जो वॉर्स में गए, वीरगति को प्राप्त हुए लड़ाइयों में, उसके अलावा, लड़ाइयों के अलावा सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो लॉस हुआ है वो इन्हीं सब चक्करों में हुआ है ना. लॉस तो आपको हो रहा है, तो लॉस तो आपको होगा. आप ना लड़ें पाकिस्तान से. पाकिस्तान ने मार दिया आपके 27 लोग, आप चुप बैठे रहें. आपको क्या लगता है आप चुप बैठे रहेंगे तो पाकिस्तान कहता है कश्मीर दे दो? माना हाइपोथेटिकल सिनेरियो, एकेडमिक. आपने बोला कि जी कल से तुम्हारा कश्मीर है, बोलेंगे पंजाब दे दो, फिर बोलेंगे मध्य प्रदेश दे दो. इसलिए मैं बोल रहा हूं, इनकी टांग तोड़ के व्हीलचेयर में बैठाना बहुत जरूरी है. हमारी पूरी फिलॉसफी पाकिस्तान को लेकर गलत है. ये मार मार के जब तक आप इनको सुअर की तरह नहीं दौड़ाएंगे, ये लोग मानने नहीं वाले. आप प्यार मोहब्बत की बातें कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. दे डोंट अंडरस्टैंड. इट्स एन आर्मी ड्रिवन नेशन. इसका, पाकिस्तान का इलाज इंडियन आर्मी है. डिप्लोमेसी उसका इलाज नहीं है. उसका इलाज इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी इलाज इनका कर चुकी है कई बार पास्ट में. आप इंडियन आर्मी को बोलिए, एंड आई होप दैट समटाइम ड्यूरिंग द मीटिंग दे कॉल द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ, एयर स्टाफ एंड द सीडीएस, और बुला के बाद में एक बार मीटिंग खत्म हो जाए तब उनके बाद मिले और बोले कि ये आपके लिए डायरेक्शंस है, कैरी ऑन. हमारे यहाँ एक चर्चा ये भी चल रही है कि इजराइल ने जैसा 7 अक्टूबर को 2023 को हमास ने हमले के जवाब में उसने गाजा पर हमला किया, हमास पर वैसा कुछ करना चाहिए. एक इक्विवेलेंस देखा जा रहा है. लेकिन उसमें ये बात कहने वाले भी आ रहे हैं कि वो तो एक फुल फ्लेजेड कंट्री इजराइल और एक सो कॉल्ड कंट्री गाजा, कंट्री भी नहीं है, क्या है, मतलब एक रीजन, एक प्लॉट, और उसके अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. इनका एसिमेट्रिकल मुकाबला था, वो ही नहीं खत्म हुआ 2 साल में. तो यहां तो आप 2 देशों की बात कर रहे हो. नहीं, आप ये बताइए, जो लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान के पास, तो एक बार भी जो है फिलिस्तीन गाजा को लगा कि इजराइल के पास क्या क्या है? सोचा उन्होंने? यूक्रेन ने सोचा कि रूस के पास क्या क्या है? वियतनाम ने सोचा अमेरिका से लड़ते हुए कि क्या क्या है अमेरिका के पास? अमेरिका से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? तो ये उन लोगों के दरअसल ओवरग्राउंड एजेंट्स हैं. उनको बचाने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए ये सब बोगी लेकर आते हैं कि अरे रुक जाओ नहीं तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी. मतलब कुछ मत करो, मार दिया आपके लोग, कोई बात नहीं, 2-4 दिन खबर बनेगी, शांत हो जाएगा सब, इसलिए चुप बैठो. शांति रहेगी तो विकास होगा. 11 साल से तो आप कश्मीर में विकास कर रहे हैं, एक एमएलए नहीं जिता पाए. और ये जो अभी पहलगाम की घटना हुई है, उसमें वो जो आतंकवादी थे उनको एस्कॉर्ट करके लोकल लोग ले गए. ये है कश्मीरियत. लाखों कश्मीरी हिंदू कश्मीर से ही निकाल दिए गए. कश्मीरियत कहीं दिखी क्या? एक आतंकवादी के जनाजे में लाखों लोग आते हैं, लाखों हिंदू निकाल दिए गए, एक आदमी सड़क पर आया कि ये गलत हो रहा है. तो मैं तो मेजर साहब की बात से 100% बल्कि 1000%
सहमत हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शठे शाठ्यम समाचरेत, जो जिस भाषा को समझता हो उसी भाषा में समझाइए। डेविल्स एडवोकेट का एक और सवाल, आपकी इकोनॉमी पटरी से उतर जाएगी? हमारी ना इकोनॉमी कहाँ से आ गई बीच में? इसमें आपको लिमिटेड स्ट्राइक्स करनी है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमी क्या, ये तो फौज के लिए अच्छा है। आपके पास दुनिया भर का ट्रेनिंग एम्युनिशन है, फायरिंग रेंज पे मारने से पहले या उसके अलावा आप यहाँ पे बॉर्डर पे उतारिए उसको, क्या दिक्कत है? और ये कर चुके हैं हम लोग। उनका नीलम झेलम डैम है सर, पीओके में नीलम झेलम डैम बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। यहाँ से लगाइए बोफोर्स, खत्म कर दीजिए नीलम झेलम डैम को, उसमें क्या है, 150 गोले मार दीजिए। इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी भारत की इतनी कमज़ोर नहीं है कि पाकिस्तान, मैं फुल फ्लेजेड वॉर की बात कर ही नहीं रहा पाकिस्तान के साथ, क्यों करना है? उसके पहले ही वो ज़मीन पे गिर जाएंगे। आप जब एलओसी हॉट करेंगे ना, आप डेली फायर करेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान क्या करेगा कि ड्यूरन लाइन से अपने ट्रूप्स हटाएगा। देखिए ईस्ट और वेस्ट है, ड्यूरन लाइन से अपने ट्रूप्स हटाएगा और वो डालेगा लाइन ऑफ कंट्रोल, अफगानिस्तान वाला वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से हटाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपने ट्रूप्स ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको डर है कि इंडियन आर्मी अंदर आएगी, क्योंकि भाई इतना माहौल बन रहा है, फायरिंग हो रही है, तो बंदूक गोलियां चल रही हैं यहाँ पे, राइट? वो खोलेंगे, वहाँ पे फिर टीटीपी संभाल लेगा उनको। वो तो रोज मार ही रहे हैं, उनके लिए तो और बढ़िया होता, अंदर घुस घुस के मारेंगे। देखिए, मैं अफगान तालिबान को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग जो खैबर पख्तूनख्वा में अटैक करते हैं, ये आप छोड़िए अटैक करना। आप जाइए पाकिस्तानी पंजाब, आप लाहौर में अटैक करिए, आप गलत जगह अटैक कर रहे हैं। मैं आपको अभी एडवाइस दे रहा हूं, अटैक इन लाहौर, अटैक इन गुजरावाला, सियालकोट, यहां पर जाके आप नाच करिए अपना जो आपको नाच करना है। ये खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को मार दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर जाके, पंजाब पाकिस्तान का नर्व सेंटर है, जिस दिन पंजाब अनसेटल होगा तब जाके आप अपने मकसद पे कायम होंगे। आप गलत जगह अटैक कर रहे हैं, दिस ऑल आई वांटेड टू से। देखेंगे पाकिस्तान में लोग, उनको पता लगना चाहिए। ये अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान की उसके दोनों बॉर्डर हॉट रहे। नहीं, या तो यहां पे ट्रूप्स लगाएगा या वहां पे ट्रूप्स लगाएगा, और ट्रूप्स को हिलाने में पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, और आज की तारीख में चीन दबा हुआ है। चीन मोदी जी से कह रहा है कि आइए एससीओ मीटिंग के लिए, प्लीज आइए। वो वियतनाम भाग रहा है, वो वियतनाम भाग रहा है भाई, वो मलेशिया भाग रहा है। क्यों भाग रहा है शी जिनपिंग? शी जिनपिंग और वियतनाम जाए, वो तो भगवान समझता है अपने आप को। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने उसकी चूड़ियां कस दी हैं। आज की तारीख में अपनी जान बचा रहा है। देयर मार्केट्स आर इन फ्री फॉल। उनका रियल एस्टेट का मार्केट ध्वस्त हो गया, उनके बैंक डूब गए। चाइना इज नॉट इन अ कंफर्टेबल इकोनॉमिक पोजीशन। देखिए, ये सब गुंडागर्दी, दादागिरी, सी पैक, बेल्ट एंड रोड, ये कब अच्छा लगता है? जब कमाई हो रही हो। जब आपकी कमाई बंद हो जाती है ना, तो आपके खर्चे भी बंद हो जाते हैं। और ये सब खर्चे में आपको क्या लगता है पाकिस्तान में वो 30 अरब डॉलर डालेगा, उसको कुछ वापस मिला? उसको आज चवन्नी वापस नहीं मिली उसको, और ना उसको मिलनी है, उसको पता है। लेकिन वंस यू, लोग अलग मारे जा रहे हैं, लोग अलग मारे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल अपॉर्चून समय है, बहुत बढ़िया जगह है ये समय है। वी आर राइटली प्लेस्ड। चाइना विल नॉट इंटरफियर, नहीं करेगा। नहीं, चाइना के पास वो किया नहीं। चाइना ने पहले भी नहीं करा। चाइना, आप 65 देखिए, 71 देखिए, कारगिल देखिए, अब तो बिल्कुल नहीं करेगा चाइना, अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मैं बता रहा हूं, जब जब पाकिस्तान कमजोर दिखता है, तब तब कश्मीर में आतंकवाद कमजोर दिखता है, क्योंकि पावर वहीं से मिलता है। आप तोड़ दीजिए पाकिस्तान के पैर, फिर देखिए। तो दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है कहीं से भी सर। ना भाई, आप टर्की वर्की को छोड़ दीजिए, हाँ। जिनका कोई मतलब नहीं है। बाकी जो है, कम से कम आप चाहे मिडिल ईस्ट में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, इस्लामिक कंट्रीज में से कोई नहीं आएगा, कोई साथ नहीं आने वाला। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेजर साहब कि इससे बढ़िया समय, मैं कह रहा हूं, वैश्विक व्यवस्था इससे ज्यादा अनुकूल भारत के कभी नहीं थी। आप जो चाहें कर सकते हैं। अरे आपने 370 कर लिया, कहीं से एक आवाज आई चूंकि? आज से 10 साल पहले आप सोच भी सकते थे कि 370 हटा देंगे और कुछ नहीं होगा। चिल्लाता रहा पाकिस्तान, रोता रहा, कोई सुनने नहीं आया। चीन भी सुनने नहीं आया, बाकी को तो छोड़ दीजिए। चीन तब बीच में आता है जब चीन को लगता है कि उसको नुकसान है। हाँ, अगर आपने चाइना को यह कन्विंस कर दिया कि भाई आपका क्या लेना देना, हम पाकिस्तानी फौज को मार रहे हैं ना, आपको तो नहीं मार रहे, कह रहा हाँ मारो। ये देखिए, यही चीज हो रही है। चाइना का सीपैक इंपैक्ट हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान से लोग आके हमला कर रहे हैं, राइट? चाइना ने कुछ नहीं बोला, जबकि चाइना इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना फोन उठा के तालिबान को बोल सकता है कि यार थोड़ा सा इनको बोलो टीटीपी वालों को हल्का हाथ रखे,
नोबडी इज सेइंग एनीथिंग। चाइना कहता है आपकी प्रॉब्लम है, हमने आपको पैसे दिए हैं भाई, आप काम कीजिए। उल्टा चाइना पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर। चाइना बीच में नहीं पड़ता है, रशिया बीच में नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने तो वो ट्वीट आप अगर निकलवाएं कहीं से, 1 जनवरी का जो उसका ट्वीट है, एक बार उसने न्यू ईयर पे करा था कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ पे खंजर उतारा है। आपने 30-35 अरब डॉलर खा गया हमारे। झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। एक चीज आपसे और समझनी है, ये जो इनका जनरल है आसिम मुनीर, हाँ। इसमें कहाँ से इस वक्त अचानक कितनी हिम्मत आई? वो जो स्पीच दी, जो भी जहर उगला, और अब उससे अब ये साफ है कि ये आतंकवादी पहले से यहाँ थे, जी। भेजे जा चुके थे। जी, जी, जी। इट वाज ऑल इन प्लान। यस। तो ये क्यों इतना उछला अचानक? ये उछला नहीं, देखिए ये जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों को इकट्ठा किसने करा है, यही आसिम मुनीर और यही पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग वहां पे जो बैठे थे, राइट, उसके सामने। और इस्लामाबाद में ये फंक्शन हुआ था जहां पे आसिम मुनीर ये बयानबाजी अपनी कर रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे, वही लोग। आसिम मुनीर को मैं चैलेंज करता हूं आपके शो पे, आई चैलेंज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, आप जाके यही स्पीच लंदन में दीजिए, तब मैं मान जाऊं, मैं लोहा मान जाऊंगा आसिम मुनीर का। जाओ लंदन में स्पीच दो। आसिम मुनीर लंदन की सड़कों पे नहीं चल सकता, टमाटर और अंडे पड़ेंगे उसको। और यही जो तालियां पीट रहे हैं, क्यों ताली पीट रहे थे आपको पता है? इसलिए नहीं कि दे वर वेरी इंप्रेस्ड विद स्पीच, इसलिए कोई इस्लामाबाद पे हैं, अगर ताली नहीं पीटी तो उनको अंदर कर देंगे, मारेंगे, पाकिस्तानी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। यही लोग आसिम मुनीर को गाली देते हैं वहां पे बैठ के। ये बाहर ये स्पीच दे दे, वर्दी पहन के अपना दंदनाता हुआ लंदन में, इन्हीं लोगों के सामने, ये सेम लोग, ये जो 1000 लोग हैं, सेम 1000 बंदों के सामने लंदन, न्यूयॉर्क कहीं पे स्पीच दे दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खोखला कर देंगे उसको। ये तो यहां पे लोकल गुंडागर्दी कर रखी है कोई। ये देखिए ये क्यों स्पीच दे रहा है, ये बहुत बुरी तरीके से दबा हुआ है इस वक्त, ये बुरी तरीके से दबा हुआ है। इसके कई कारण हैं, वो बहुत टाइम निकल जाएगा, अगर मैं समझाऊंगा किसी और दिन प्रोग्राम करेंगे जिस दिन आपको ठीक लगेगा। ये बहुत बुरी तरीके से दबा हुआ है, इसको वे आउट चाहिए। आज तो क्योंकि बड़ी डेवलपिंग खबर है, अब से थोड़ी देर के बाद भारत की तरफ से जब ये सीसीएस की बैठक खत्म हो जाएगी तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होगा। मेजर गौरव आर्या जी, प्रदीप सिंह जी, एक बहुत सीरियस डिस्कशन आप लोगों के साथ हुआ, भारत के विकल्प क्या है। बहुत शुक्रिया।